हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल भाविका शुक्ला। आप लोगों को मेरे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलेंगी, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। और आज हिंदी पेपर 6 की वीडियो है, जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। अपने जो भी कॉलेज फ्रेंड के हों उनके पास शेयर करें, और जो कॉलेज ग्रुप हो उसमें भी शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोगों को इन सब्जेक्टों की अगर पीडीएफ लेनी है तो आप इट्स ओके चैनल पे जाएं, और वहाँ पे मैम ने उसकी लिंक दे रखी है, जिससे आप जाकर वहाँ से अपने ये सब्जेक्टों की सारी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैम के द्वारा हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। चलिए मैम के द्वारा देखते हैं, सारा सिलेबस डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए इसी के साथ समझते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो विराम मतलब क्या है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक तो विराम और दूसरा चिन्ह। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विराम क्या होता है। तो देखेंगे विराम क्या होता है। विराम मतलब होता है आराम, विश्राम या ठहराव। जब हम लोग विराम लेते हैं, हम लोग जब बहुत थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आराम करते हैं थोड़ा सा, या विश्राम करते हैं, या थोड़ी देर ठहर जाते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं विराम। विराम हम लोग देखेंगे चिन्ह। चिन्ह क्या होता है वो समझेंगे। चिन्ह मतलब होता है प्रतीक। अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चिन्ह का मतलब होता है आप लोगों का प्रतीक, निशान या कोई संकेत। हम लोग कहते हैं चिन्ह मतलब आप लोगों का साइन होता है। चिन्ह को इंग्लिश में हम लोग साइन कहते हैं। और साइन मतलब होता है प्रतीक। किसी भी चीज का साइन बना हो, ट्राइंगल, स्क्वायर, कुछ किसी भी चीज का साइन बना हो, हम लोग उसे प्रतीक कहते हैं। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एरो लगे रहते हैं, तो एरो भी जो होते हैं वो भी आप लोगों के संकेत को दर्शाते हैं। तो चिन्ह का मतलब जो होता है उसे हम लोग प्रतीक कहते हैं, निशान कहते हैं, संकेत कहते हैं। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का 5th चैप्टर है, और 5th चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक हम लोग पार्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझते हैं इसके बारे में। देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में समझ के ही लिखना है। रटेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए। और बहुत लॉन्ग लास्टिक चलाना है, इसलिए आप लोगों को समझना है केवल माइंड से। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या होती है, इस बात को समझते हैं। तो वाक्य को लिखते तथा बोलते समय बीच में कई, थोड़ा, बहुत रुकना। कहीं पे हम लोग को थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। मतलब जब हम लोग वाक्य को बोलते हैं, जैसे मैंने कोई वाक्य को बोला तो हमें बीच में थोड़ी देर रुकना पड़ता है ना। मतलब ये तो आप कह सकते हो कि थोड़ी देर ठहराव करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं बोलते बोलते। तो वाक्य को जो हम लिखते हैं या फिर हम कोई वाक्य को बोलते हैं तो हम लोग वहां पे थोड़ा स्पेस लेते हैं, मतलब थोड़ा सा रुक जाते हैं बीच में। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि मैंने बोला वाक्य को लिखते, थोड़ा विराम लिया, फिर बोला तथा, फिर विराम लिया, फिर हमने बोला बोलते समय बीच में कहीं, थोड़ा। यहाँ क्या हमने थोड़ा, मतलब हम जब आपको बात समझाते हैं तो हल्का सा मैं बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ ना, यही आपका विराम चिन्ह होता है। यही हम लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं डेफिनेशन। वाक्य को लिखते तथा बोलते समय बीच में कहीं, थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान, जैसे मैंने देखिए ये कॉमा का यूज किया है यहाँ पे, स्पष्ट, अर्थवान एवं
भावपूर्ण हो जाती है। स्पष्ट मतलब प्रॉपर तरीके से हो जाती है। स्पष्ट मतलब प्रॉपर तरीके से आपको बात समझ में आती है, जो लिखा हुआ है आप उसे पढ़ पाते हो प्रॉपर तरीके से, जो मैं बोल रही हूँ उसे आप लोग समझ पाते हो प्रॉपर तरीके से। अर्थवान होता है मतलब जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज आप लोगों को समझ में आ जाए, तो यही होता है अर्थवान। एवं भावपूर्ण मतलब जो आपका कहने का भाव है, जो चीज आपको समझाने का भाव है, वो दूसरे को समझ आनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम लोग किसी भाषा को हम लोग लिखते हैं, तो लिखते भाषा में जब हम लिखते हैं किसी भाषा को, तो लिखित भाषा में हम लोग थोड़ा सा ठहराव दिखाने के लिए, थोड़ी सी बात समझाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ साइन का प्रयोग करते हैं, या कुछ निशानों का प्रयोग करते हैं, या कोई प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो वहां पे हम लोग थोड़ा रुकना दिखाने के लिए, थोड़ा ठहराव दिखाने के लिए हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यहाँ बात किसकी की गई है, यहाँ की गई है लिखित भाषा की। मौखिक भाषा में हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ये आप लोगों की एक डेफिनेशन थी, और दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ आपको दो डेफिनेशन लेके समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि विराम चिन्ह की नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, अपने जो भाव है, मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे माइंड में विचार चल रहे हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग वाक्य लिखते हैं, जब हम लोग कोई लेखन कार्य करते हैं, जब हम लोग देखा आप लोगों ने लेखन वगैरह हम लोग लिखते हैं, जो आप लोगों के कंपटीशन वगैरह होते हैं, या हम लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर हम लोग बीच में या लास्ट में जब हम लोग कोई चीज खत्म कर लेते हैं, जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है, तो हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साथ ही वाक्य के बीच में भी हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। क्या कहते हैं, इन्हें ही हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो गई कि हम लोग विराम चिन्ह किसको कहते हैं। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यदि हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब आप कहेंगे कुछ और कोई सामने वाला समझ कुछ और रहा होगा। इसलिए हम लोग अपनी बातों को समझाने के लिए, अपने विचारों को समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से बात को बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से चिन्हों के साथ हम लोग बात को लिखते हैं, जिससे कि सामने वाले को समझ आ सके। हम लोग विराम चिन्ह के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कौन कौन से हैं। मतलब हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का दिया गया है, समझिए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है वो है आप लोगों का एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, जैसे हमने बोला रोको मत जाने दो, मतलब रोको नहीं, उसको जाने दो। वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, रोको मत। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने बात को समाप्त करी ना। जैसे रोको मत जाने दो, तो हम 2 सेकंड के लिए रुके ना, जाने दो, तो हमने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। जब वाक्य समाप्त हो जाता है, हम लोगों ने यहाँ समझा भी था कि वाक्य के अंत में हम लोग आप लोगों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये देखिए मैंने बताया था वाक्य के अंत में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। ओके, आगे समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है आप लोगों का। फिर हमने कहा किसी से कहा, सेकंड एग्जांपल हमने कहा रोको मत जाने दो। मतलब हमने कहा कि रोको मत, मतलब इसको रोको मत, ये कह रहा है इसको जाने दो। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमने सेकंड में कहा। तो जब हमने कहा रोको मत, हम 1 सेकंड के लिए रुके, हमने ठहराव लिया और यहाँ पे हमने ये चिन्ह प्रयोग किया। ओके, हमने कहा रोको मत जाने दो। ओके, तो हमने थोड़ा सा ठहराव लिया, हम थोड़ा सा रुके, मैंने थोड़ी सी सांस ली, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का विराम चिन्ह यहाँ पे आप लोगों का विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसी के साथ हमने कहा रोको मत आ गया। तो इन तीनों चीजों से आप लोगों को क्या समझ में आया कि विराम चिन्ह का कितना ज्यादा यूज होता है। देखिए तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आप समझाती हूँ। मैंने किसी से कहा कि रोको मत जाने दो, इसे रोक लो, मत जाने दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका रोको मत जाने दो, इसे रोको नहीं, जाने दो इसको। थर्ड ऑप्शन में मैंने क्या कहा, मैंने कहा रोको, इसे नहीं जाने दो, मत जाने दो। तो मतलब अगर आप लोग विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब आप कहना कुछ चाह रहे होंगे और आप लोगों का सुन कोई कुछ और ही रहा होगा, क्योंकि आपने विराम चिन्ह का सही प्रयोग क्या है। विराम चिन्हों के हम लोग प्रयोग देखेंगे, विराम चिन्ह के हम लोग प्रकार देखेंगे, कौन कौन से आप लोगों के विराम चिन्ह होते हैं, क्योंकि बहुत सारे विराम चिन्हों के बारे में आपको भी पता नहीं होगा कि ये कौन सा विराम चिन्ह होता है। तो आज हम लोग सारे विराम चिन्ह के बारे में समझेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह कैसा होता है और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग एक एक करके समझेंगे। कुछ विराम चिन्हों को आपने ऑलरेडी यूज करते हैं आप लोग, और बहुत सारे विराम चिन्हों को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं पता हम लोग कौन सा विराम चिन्ह होता है। तो हम लोग देखते हैं हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्न होते हैं। मतलब हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्हों का यूज हम लोग करते हैं जो कि निम्न है। कौन कौन से हैं वो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए देखते हैं।
समझते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है वो होता है आप लोगों का पूर्ण विराम। इसे ही हम लोग कहते हैं विराम भी इसे कहा जाता है, साथ ही इसे पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज डंडा खींच देते हैं हम लोग, जब अपनी बात को समाप्त करते हैं तो हम लोग एक डंडा खींच देते हैं या एक लाइन खींच देते हैं, जिसे मतलब जिसका मतलब होता है कि बात जो है वो समाप्त हो चुकी है। ओके, इसलिए इसे कहा है पूर्ण विराम, क्योंकि बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ये आपका कहलाया पूर्ण विराम। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। सेकंड है आप लोगों का अल्पविराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। अल्प मतलब का मतलब जो ये है ऐसे बिंदी करके और इसे नीचे घुमा देते हैं, तो ये आप लोगों का घुमा देते हैं, तो ये क्या है? ये आपका होता है अल्पविराम, जो कि मैंने ये समझाया है। तो ये क्या है? ये होता है आपका अल्पविराम, जहां हम लोग बहुत कम देर रुकते हैं। ओके, क्या हम लोग बहुत कम देर तक रुका जाए, तो इसका हम लोग करते हैं एक बिंदी रखते हैं और उसके नीचे हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है। ओके, अभी केवल आप लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे ही हम लोग प्रश्न सूचक विराम भी कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह या आप लोगों के प्रश्न सूचक विराम चिन्ह भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अगला फिफ्थ जो है वो है आप लोगों का विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब होता है इस तरीके से, जब हम लोग हर्ष वगैरह या शोक वगैरह या आप लोगों की खुशी वगैरह जाहिर करते हैं, तो वहां पे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको चिन्ह समझना है, अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोग समझ पाओ कि कौन सा चिन्ह कौन सा होता है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इस टेबल को जरूर बना लें। उसके बाद सिक्स जो है वो है आप लोगों का उद्धरण चिन्ह, या इसे ही हम लोग कहते हैं अवतरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह ही इसे हम लोग कहते हैं। जो हम लोग अपने किसी भी चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को इस तरीके से लिखते हैं ना, उसे कॉमा ऊपर से नीचे से ऊपर लगा के, इसे हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह, या इसी को हम लोग अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। आगे देखते हैं। सेवेंथ है आप लोगों का योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह ये होता है, यहाँ पे देखिए मैंने योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया है। कहाँ पे? विराम चिन्ह को लिखते समय हमने ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। ओके, तो योजक चिन्ह जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निर्देशक या डैश। डैश मतलब ये आपका लंबा होता है थोड़ा सा, योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का कोष्टक। कोष्टक आप लोग मैथ में इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कोष्टक वगैरह का, या सभी जगह यूज तो करते हो लेकिन मैथ में सबसे ज्यादा होता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो 10th जो है आप लोगों का विराम चिन्ह वो है हंसपद, या इसी को हम लोग कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। जब कोई गलती हो जाती है तो नीचे इस तरीके से लगाते हैं, इसे त्रुटि बोधक या हंसपद कहते हैं। 11th है आप लोगों का रेखांकन, या इसे हम लोग अधोलेखन भी कहते हैं। ये हम लोग जस्ट नीचे लगाते हैं। कहाँ? जस्ट नीचे लगाते हैं, जब कोई वाक्य या शब्द के नीचे। नेक्स्ट है आप लोगों का 12th है आप लोगों का लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह, इसे क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं, जो कि आपका ये छोटा सा जीरो के समान होता है। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का लोप चिन्ह। क्या है? 13 है आप लोगों का लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह होता है इस तरीके से, आप लोगों की जो बिंदियां होती हैं वो लोप चिन्ह होती हैं। 14 है आप लोगों का योग चिन्ह, जब हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो होता है आप लोगों का योग चिन्ह। ओके, नेक्स्ट है समता चिन्ह। समता या समानता चिन्ह भी इसको कहते हैं, जब हम लोग दो चीजों में समानता दिखाते हैं, इक्वालिटी दिखाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं समता चिन्ह। आगे है आप लोगों का 16 जो है वो होता है इतिश्री। इतिश्री मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज को समाप्त करते हैं उसे हम लोग इतिश्री कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है आप लोगों का ये अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम या इसे हम लोग कहते हैं उपविराम। क्या कहते हैं? इसे हम लोग अपूर्ण विराम या उपविराम कहते हैं। ओके, आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। तो चारों सेमेस्टर ये पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, उसके साथ ही टेट, सुपर टेट, सी टेट। तो आप लोग समझ रहे हो मैं कितने प्रॉपर तरीके से आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे टेट, सुपर टेट, सी टेट भी कवर हो रहा है, उसके साथ ही आप लोगों के चारों सेमेस्टर भी कवर हो रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ कि आगे भी काम आने वाले हैं। तो इसको आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से समझना है और देखना है कि किस का योजक चिन्ह का क्या निशान होता है, कोष्टक क्या होता है, रेखांकन या अधोलेखन किसका चिन्ह है, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो लोप चिन्ह किसे कहते हैं, इतिश्री क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया तो फिर कैसे लिखेंगे अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा। ओके, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे, वो क्या है। नोट एक हम लोग को लगा लेना है अपनी नोटबुक में, इस तरीके से नोट बनाएंगे और नोट बना के क्या लिखेंगे वो देखिए। हिंदी, सबसे पहले हिंदी के बारे में समझते हैं। पूर्ण विराम, दूसरा पूर्ण विराम दो प्रकार के होते हैं, एक ये होता है और एक दो डंडा वाला होता है। आप लोगों ने अगर क्या कहते हैं वो अलंकार वगैरह पढ़े होंगे ना, वहां पे ये आप लोगों के लगाए जाते हैं। जब भी कोई आप लोगों ने रामायण वगैरह में कोई पंक्ति या श्लोक वगैरह देखे होंगे, वहां पे ये दो वाले आप लोगों के विराम, पूर्ण विराम लगाया जाता है। ओके, तो हिंदी में पूर्ण विराम जो एक होता है, दूसरा रूप है जो दो लगाए जाते हैं, और योजक चिन्ह ये केवल हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते थे। हिंदी भाषा में केवल 3 चिन्ह प्रयोग किए जाते थे, एक तो पूर्ण विराम और उसी का दूसरा रूप साथ ही योजक चिन्ह। ये जो और चिन्ह है ये आप लोगों की दूसरी भाषाओं से आए हैं, तो हम लोग वो देखेंगे कि और जो चिन्ह है वो आप लोगों की कौन कौन सी भाषाओं से आए हैं। ओके, आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा जो होती है, संस्कृत भाषा से लिया गया है आप लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, उसी के साथ संयोजक चिन्ह, कोष्टक,
बराबर का जो चिन्ह है ये सब आप लोगों की संस्कृत भाषा से चिन्ह लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से देखते हैं कौन से चिन्ह लिए गए। हिंदी भाषा में बहुत कम चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा चिन्हों का प्रयोग होता था, और उसी के साथ उसके बाद अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा चिन्हों का प्रयोग होता था। कॉमा देखिए, कॉमा जो है ये आप लोगों का अल्पविराम जिसे हम लोग कहते हैं, ये आप लोगों का लिया गया है इंग्लिश भाषा से। अर्धविराम इसे भी हम लोग इंग्लिश भाषा से लिया है। अवतरण चिन्ह इसे भी हम लोगों ने इंग्लिश भाषा से लिया है, और रिक्त स्थान वाला भी हम लोगों ने इंग्लिश भाषा में लिया है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे डैश 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 डॉट डॉट लगा दिए जाते हैं ना, तो ये आपका इंग्लिश से लिया गया है। अलग अलग भाषा से अलग अलग विराम चिन्ह आए हुए हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं से अलग अलग विराम चिन्ह लिए गए हैं, और टोटल जो विराम चिन्ह आए हैं वो आप लोगों के 18-19 आए हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने समझा कि किस भाषा से कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि अल्प विराम जो है वो किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से, आप लोगों की हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या पाली से। तो आप लोगों को राइट वहां पे आंसर देना होगा। ओके, आगे समझते हैं, देखते हैं आगे। तो एक बार का अल्पविराम हम लोग देखेंगे। अल्पविराम किसे कहते हैं? तो अल्पविराम का मतलब होता है थोड़ा, और विराम मतलब होता है आराम। अल्प का मतलब होता है आप लोगों का थोड़ा, और विराम का मतलब होता है आप लोगों का आराम। तो जहां थोड़ा सा आराम किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अल्पविराम। यहीं से आप लोगों की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई कि अल्पविराम किसे कहते हैं? जहां पर थोड़ा सा आराम किया जाता हो, मतलब बहुत थोड़ा सा आराम होता है, वहां पे हम लोग उसे हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। इसका जो चिन्ह होता है वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कॉमा भी। एग्जाम्पल क्या है? तो अल्पविराम के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमने कहा गोपाल, फिर हम रुके थोड़ी देर, फिर हमने कहा राम, फिर हम 1 सेकंड के लिए रुके, फिर हमने कहा रोहन और सीता खेल रहे हैं। हमने क्या कहा? गोपाल, कोई बच्चा अल्पविराम जहां पे हम लोग थोड़े समय के लिए रुकते हैं वो कहलाता है आप लोगों का अल्पविराम। क्या कहलाता है? अल्पविराम कहलाता है। ओके, तो आपको लोग समझते हैं। फर्स्ट जो है वो है आप लोगों का, फर्स्ट हम लोग कहाँ देखते हैं, कहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जो है वो, जैसे कि राम, तो हमने क्या है? राम, लक्ष्मण, भरत। तो यहाँ सब एक जैसे ही शब्द आ रहे हैं ना, एक जैसे शब्द आने पर, तो यहाँ सब एक जैसे शब्द आए हैं ना, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत। तो जब एक जैसे शब्द आते हैं तो प्रत्येक शब्द के बाद क्या लगाते हैं? अल्पविराम लगाते हैं। तो यहाँ हमने प्रत्येक शब्द के राम के बाद लगाया है, लक्ष्मण के बाद लगाया है, और जो आप लोगों का भरत है लगाते हैं, और अंतिम शब्द से पहले, मतलब जो आप लोगों का भरत लास्ट शब्द है, इससे पहले हम लोग लगाते हैं और। क्या लगाते हैं? और। तो यहाँ हमने यूज किया है और। शत्रुघ्न 4 भाई हैं। क्या है? शत्रुघ्न 4 भाई हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का हाँ और नहीं के पश्चात आप लोगों की हम लोग अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। कहाँ? हाँ और नहीं के बाद में हम लोग, पश्चात मतलब होता है बाद में, हम लोग अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखते हैं अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाँ के बाद हाँ नहीं लिख सकता हूँ, हमने कहा किसी से हाँ मैं नहीं लिख सकती हूँ, तो यहाँ हमने क्या? हाँ के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया। इसी तरीके से नहीं के बाद भी हम लोगों ने अल्पविराम का प्रयोग किया। जैसे कि नहीं कल स्कूल जाना है, हमने मम्मी से कहा, मम्मी ने कहा कि कल स्कूल नहीं जाना क्या, हम कल स्कूल जाना है, तो हमने मम्मी से कहा नहीं, फिर हम 2 सेकंड के लिए रुके, हमने कहा नहीं कल स्कूल जाना है, मतलब नहीं कल स्कूल जाना है। तो ये आपको समझ में आया। संबोधन सूचक शब्द के बाद, संबोधक सूचक शब्द क्या होते हैं? जहां हम लोग किसी को संबोधित कर रहे होते हैं, मतलब जहां हम लोग किसी को बुला रहे होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम लोग संबोधित कर रहे होते हैं। तो कभी कभी संबोधक सूचक शब्द के बाद भी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। किसका? कॉमा का यूज करते हैं। ओके, सूचक शब्द के बाद, जैसे कि रोहन, रोहन क्या? यहाँ पर ये संबोधक सूचक वर्ड है। रोहन तुम इधर आओ, किसी मैम ने बुलाया कि रोहन तुम इधर आओ, तो संबोधित किसे किया? रोहन को संबोधित किया, इसलिए ऐसा कुछ होगा तो यहाँ हम लोग लगाएंगे अल्पविराम। जैसे ये हमने लगाया है रोहन, फिर हम 2 सेकंड के लिए रुके और फिर हमने कहा तुम इधर आओ, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों ने अल्पविराम का यूज किया है। इसी प्रकार से हमने सीता को बुलाया, हमने कहा सीता, फिर हम 2 सेकंड रुके, हमने कहा तुम मंदिर जाओ, मम्मी ने कहा कि सीता तुम मंदिर जाओ, तो यहाँ क्या? हम 2 सेकंड के लिए रुके, इसलिए हमने यहाँ पे भी अल्पविराम का प्रयोग किया है, मतलब सीता को हम लोगों ने संबोधित किया है। ओके, आगे देखते हैं। अलगाव दिखाने के लिए शब्दयुग, मतलब जहां 2 चीजें, शब्दयुग मतलब होता है जोड़े में आए, जहां पे 2 शब्द जोड़े में आते हैं, या फिर अलगाव मतलब दूर होना उनका दिखाया जाता है, वहां पे हम लोग अल्पविराम का यूज करते हैं। जैसे कि पाप और पुण्य, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने अल्पविराम का यूज किया। उसके बाद सच और झूठ, उसके बाद अल्पविराम का यूज किया, और कल और आज, यहाँ पे भी हम लोग अल्पविराम का भी यूज करेंगे। तो हम लोग जहाँ पे शब्दयुग मतलब जोड़े दिखाते हैं, जैसे कि पाप और पुण्य का क्या है? आप लोगों का जोड़ा है। आगे समझते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ करते हैं? 5th पॉइंट हम लोग देखते हैं कहाँ होता है आप लोगों का अल्पविराम का प्रयोग। तो पत्र में अभिवादन और समापन के लिए, मतलब अभिवादन मतलब जो कोई आता है तो हम लोग अभिवंदन करते हैं ना, उसको हम लोग बताते हैं ना, मतलब उस अभिवंदन समझ रहे हो आप लोग? पत्र में हम लोग अगर किसी के बारे में स्टार्टिंग करते हैं या यूज करते हैं, और जो हम लोग समाप्त करते हैं पत्र लिखना, उसमें भी हम लोग अल्पविराम का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पूज्य माता जी, मतलब हम लोग माता जी को पत्र लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं पूज्य माता जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे भावदी लिखेंगे तो हम लोग अल्पविराम का यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लगाया है कट, मतलब अगर हम लोग भावदी लिखेंगे तो वहां पे हम लोग अल्पविराम का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से मान्यवर, जब हम लोग मान्यवर किसी को पत्र लिखते हैं जो हमसे बड़ा होता है तो हम लिखते हैं मान्यवर, तो वहां पे आप लोगों का आएगा। और महोदय के बाद भी आप लोगों का आएगा अल्पविराम। क्या आएगा? अल्पविराम। एक नोट है जो कि आप लोगों को लिख लेना है। नोट देखते हैं क्या है नोट आप लोगों का, यहाँ आप लोगों को नोट लिख लेना है। नोट देखते हैं क्या है। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में, मतलब जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसके अंत में सबसे लास्ट में भवदी, आज्ञाकारी,
आदि के बाद अल्पविराम नहीं लगाते हैं। के साथ महीने के नाम लिखने के बाद और यहाँ तारीख के साथ हम लोग करते हैं। महीनों के जब नाम लिखते हैं तब महीनों के नाम लिखने के बाद और सन मतलब या संवत, हम लोग जो आप लोगों के सन वगैरह लिखते हैं ना कि 2019 2020 इस तरीके जो हम लोग सन लिखते हैं, यह संवत आप समझते हैं। संवत के बाद ये संवत के पहले हम लोग करते हैं यूज किसका, आप लोगों के अल्पविराम का। तारीख के बाद महीने का नाम लिखने के बाद और आप लोगों का सन या संवत के पहले हम लोग यूज करते हैं अल्पविराम का। किसका यूज करते हैं, हम लोग करते हैं अल्पविराम का यूज। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं 2 अक्टूबर, तो ये क्या है, ये अक्टूबर जो है ये आपका महीने का नाम है ना, तो इसके बाद हम लोग यूज करेंगे अल्पविराम का। उसी प्रकार से सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। तो ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th हम लोग कहाँ यूज करते हैं अल्पविराम का। तो 7th जो है वो है आप लोगों का अंकों को लिखते समय हम लोग यूज करते हैं अल्पविराम का। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 5 6 7 8 9 10 11, तो हम लोग यहाँ सब जगह अल्पविराम का यूज करेंगे। उसी प्रकार से 10 20 30 40 50 60 यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के अल्पविराम का यूज किया है। तो यहाँ पे गिनती लिखते समय भी हम लोग या अंकों को लिखते समय हम लोग करते हैं अल्पविराम का प्रयोग। उसके बाद 8th देख लेते हैं। 8th क्या है, 8th में हम लोग शब्दों की पुनरावृत्ति, मतलब पुनरावृत्ति होता है रिपीट, मतलब जब शब्द रिपीट होते हैं तो हम लोग करते हैं आप लोगों के अल्पविराम का यूज। किसका यूज करते हैं, अल्पविराम का यूज करते हैं। ओके चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है मैं बाजार से आलू, यहां पे रिपीट हो रहा है। दूसरा क्या है, मटर टमाटर गोभी लाई हूं। तो जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब अगर बार बार वही शब्द आते हैं या कोई दूसरे शब्द आते हैं तो वहां पे हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा मतलब अल्पविराम का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बाजार से आलू मटर टमाटर गोभी लिखा। दूसरा भागो भागो आग लग गई, तो ये क्या है, सेम वर्ड है ना, अल्पविराम का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम हम लोग 3 बार ही अल्पविराम का यूज कर सकते हैं। कितनी बार, केवल 3 बार ही अल्पविराम का यूज कर सकते हैं। ओके आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9। इतने प्रॉपर तरीके से आपको जितने तरीके से मैं समझा रही हूँ, ये आपके नोट जो है ये पूरे टीटी के नोट्स बन रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो, टेट और सीटेट के मैं नोट पढ़ा रही हूँ ये आप लोगों को, बिकॉज अगर आप लोगों ने यहाँ एक बार कवर कर लिया ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अल्पविराम या विराम चिन्ह से जो आप लोगों का मिस हो जाए। इस वजह से 9th पॉइंट जो है वो देखते हैं, उद्धरण से पूर्व की हम का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उद्धरण से पूर्व, कहाँ, उद्धरण से पूर्व। आपको शब्दों पे ध्यान देना। उद्धरण चिन्ह मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरीके से हम लोग किसी चीज को लिखते हैं ब्रैकेट में या फिर इस तरीके से लगाते हैं तो ये होता है आपका उद्धरण चिन्ह। देखते हैं, नेताजी ने कहा, फिर हमने कॉमा लगाया, हम 1 सेकंड रुके तो हमने क्या कहा था, यहाँ की का यूज होना था। जैसे कि नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, लेकिन की जगह हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे क्या, अल्पविराम यूज करेंगे। यहाँ हम लोग की का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग यूज करेंगे अल्पविराम का। ओके इसी तरीके से हम लोग 10th देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। 10th देखते हैं, यह वह अब तब तो या आदि शब्द का लोप हो या लुप्त हो, जहां पे ये शब्द नहीं हो। लुप्त मतलब होता है, लुप्त मतलब छिपे हुए हो। ओके तो लुप्त का मतलब होता है छुपे हुए हो, वहां पे हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। मतलब कहाँ, जहां यह वह अब तब तो या आए वहां हम लोग अल्पविराम का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जब जाना ही है तो हम यहाँ क्या आ रहा है, तब चले जाओ। तब की जगह हमने यूज किया यहाँ पे कॉमा। ओके क्या यूज किया, यहाँ हमने कॉमा यूज किया और कहा चले जाओ, फिर हम लोगों ने यहाँ फुल स्टॉप का यूज किया। तो जैसे कि जब जाना ही है तो चले जाओ, तो या तब की जगह हमने कॉमा का यूज किया। इसी प्रकार से मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनो, तो मैं जो कहता हूं वह ध्यान से सुनो, तो वह की जगह हम लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ हम लोगों ने कॉमा का यूज कर लिया। ओके तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि कहाँ करते हैं